अब स्क्रीन पे नजर आना शुरू हुआ टेस्ट आप लोगों को? नजर आ रहा है टेस्ट? ठीक है भाई, तो ये टेस्ट पेपर था जो आप लोगों ने दे दिया। यही टेस्ट था, कोई और टेस्ट था? हमें पहले गवाही देंगे, यही टेस्ट था ए टू एन का। ऑलराइट, यही टेस्ट था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके कैसे सॉल्व हुआ इसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, मसला कुछ ऐसा है कि जो पहला सवाल है इसमें कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ रेडियन। एक रेडियन का क्या मतलब है? ठीक है, तो रेडियन का मतलब ये है कि वो एंगल सबटेंडेड at the center of circle when arc length covered is equal to the radius of circle। यानी जब आप सर्किल पर इतनी आर्क लेंथ कवर करें जितना सर्किल का रेडियस है, तो फिर जो एंगल होता है वो कितना होता है? वो रेडियन कहलाता है या 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, तो रेडियन की डेफिनेशन क्या है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल व्हेन आर्क लेंथ कवर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। ये आपकी जो है वो रेडियन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, फिर कह रहे हैं वाई वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई रेडियन। ये जब आप एक दफ़ा पूरा चक्कर लगाते हैं तो आपका जो एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर क्यों होता है? देखें, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर आप बात करें, एक पूरे चक्कर की अगर आप बात करें, तो फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन एस इज इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई आर। तो जब आप एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो जो आपकी आर्क लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। एस का मतलब आर्क लेंथ है। ठीक है, एंड एस किसके बराबर होता है? आर्क थीटा के बराबर होता है। तो एंगल थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा? एस अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। और एस यहाँ पर कितना है? 2 पाई आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल कितना बचेगा? 2 पाई। तो हमने साबित कर दिया कि पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन होता है। हो गया भी साबित? हम आगे चलते हैं। पार्ट में कह रहा है कि एन इलास्टिक कॉर्ड हैज एन अनएक्सटेंडेड लेंथ ऑफ 13 सेंटीमीटर। One end of the cord is attached to a fixed point C. A small mass of weight 5 Newton is hung from the free end of the cord. The cord extends to a length of 14.8 centimeter as shown in figure 1.1। ठीक है, यानी कॉर्ड की जो ओरिजिनल लेंथ है ना वो कितनी है? कॉर्ड की ओरिजिनल लेंथ 13 सेंटीमीटर है, लेकिन कॉर्ड एक्सटेंड हो सकती है। तो लिहाजा जब इस पर आप वेट लटकाते हैं, कितना वेट लटकाते हैं आप इस पर? वेट लटकाते हैं तकरीबन कोई अपना 5 न्यूटन का वेट लटकाते हैं, तो इस कॉर्ड की लंबाई एक्सटेंड होकर कितनी रहती है? 14.8 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, अभी कह रहा है द कॉर्ड एंड मास आर नाउ मेड टू रोटेट at constant angular speed omega in a vertical plane about point C। When the cord is vertical and above C, its length is an extended length of 13 centimeter as shown in figure 1.2। कह रहा है कि इसको आप एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाते हैं। जब उसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहे होते हैं वर्टिकल सर्किल में, तो उस वर्टिकल सर्किल में घूमते घूमते जब ये टॉप पर पहुंचता है तो उसकी लेंथ 13 हो जाती है, यानी कि जो कि ओरिजिनल लेंथ के बराबर होती है। ठीक है, कह रहा शो दैट द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द कॉर्ड एंड मास इज 8.7 रेडियन पर सेकेंड। आपको इस डायग्राम में ओमेगा मालूम करना है, एंगुलर स्पीड मालूम करनी है, और उसका आंसर 8.7 आना चाहिए। तो उसने सवाल में लिखा हुआ है कि आपको प्रूव करना है कि ओमेगा जो 8.7 रेडियन पर सेकंड के बराबर हो। अब देखिए, ये जो पत्थर है इसको आपने कॉर्ड में बांध के गोल गोल घुमाया है, वर्टिकल सर्किल में घुमाया है। तो जब आप किसी भी मास को एक रस्सी से बांधकर वर्टिकल सर्किल में घुमाते हैं, तो आपको याद होगा, ज़ाहिर है आपने कल टेस्ट दिया है तो आपने केसेस तो पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन के। तो सर्कुलर मोशन में हमने केस पढ़ा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक वर्टिकल सर्किल में घुमाते हैं
तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक वर्टिकल सर्किल में घुमाते हैं, तो उस वर्टिकल सर्किल में घुमाते वक्त जब वो ऑब्जेक्ट टॉप पर जाता है तो फॉर्मूला अलग लगता है, और जब वो ऑब्जेक्ट बॉटम ऑफ द सर्किल पर होता है तो फॉर्मूला अलग लगता है। जब ऑब्जेक्ट टॉप ऑफ द सर्किल पर होता है तो जो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि एफ होती है वो किसके बराबर होती है? बराबर होती है टेंशन प्लस वेट के बराबर होती है। अगर इलास्टिक कॉर्ड हो तो टेंशन किसके बराबर होता है? के एक्स प्लस डब्ल्यू। ठीक है। और जब बॉटम पर होता है, फर्स्ट करिए सर्किल है आपका, जब सर्किल के टॉप पर है और यहाँ पर आप जो है वो सर्किल के कहाँ पर हैं? आप सर्किल के बॉटम पर हैं, लाइक दिस। ठीक है। जब सर्किल के बॉटम पर होते हैं तो फिर एफ सी किसके बराबर होता है? एफ सी होता है टेंशन माइनस वेट के। इलास्टिक कॉर्ड के केस में टेंशन किसके बराबर होता है? के एक्स। सही है, तो एफ सी हो जाएगा के एक्स माइनस वेट के। अब यहाँ पर जो पहला वाला केस है वो उसमें ऑब्जेक्ट जो टॉप ऑफ द सर्किल पर है, तो वर्टिकल सर्किल के जब आप टॉप पर होते हैं तो एफ सी किसके बराबर होता है? एफ सी बराबर होता है टेंशन प्लस वेट के। अच्छा, एफ सी फोर्स किसके बराबर होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। टेंशन बराबर होता है के एक्स के, और वेट बराबर होता है किसके? एम जी। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 30, और कॉर्ड की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो भी कितनी थी? 30। तो इस वक्त आपकी एक्सटेंशन एक्स कितनी है? इस वक्त आपकी एक्सटेंशन एक्स जो है वो 0 है, क्योंकि आपकी ओरिजिनल लेंथ भी 13 थी और अभी भी आपकी लेंथ कितनी है? 13 है। तो इस वक्त वर्टिकल सर्किल में टॉप पर आपकी एक्सटेंशन 0 है। तो अगर आपकी एक्सटेंशन 0 है तो ये बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस एम जी। के इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर आएगा किसके? अंडर रूट जी अपॉन आर के बराबर है। ओमेगा बराबर आएगा अंडर रूट जी अपॉन आर। अब देखिए जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब तो 9.8 होता है। आर का मतलब होगा सर्किल का रेडियस, ये जो सर्किल में आपको घुमा रहे हैं सर्किल, और सर्कुलर रेडियस जो होगा इस वक्त इस कॉर्ड की लेंथ के बराबर होगा, जो कि 13 सेंटीमीटर है। इस 13 सेंटीमीटर को जब डिवाइड बाई 100 करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा 0.13 मीटर। सर्किल का जो रेडियस है इस वक्त वो कॉर्ड की लेंथ के बराबर है, यानी कि 0.13 मीटर के बराबर है। तो रेडियस की जगह क्या आ जाएगा? रेडियस की जगह आ जाएगा 0.13। इसको आप सॉल्व करें, आप अंडर रूट 9.8 डिवाइड बाई 0.13 का इसका आंसर इंशाल्लाह ताला 8.7 रेडियन पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो ज़रा कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे फटाफट कि क्या इसका आंसर 8.7 रेडियन पर सेकंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है 8.7 आंसर? आ रहा है भाई, 8.7 आंसर आ रहा है इसका। चलें, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द कॉर्ड एंड मास रोटेट सो दैट द कॉर्ड इज वर्टिकली बिलो सी एज शोन इन फिगर 1.3। कैलकुलेट द लेंथ कैपिटल ऑफ एल ऑफ द कॉर्ड अज्यूमिंग इट ओबेज हुक्स लॉ। अब कह रहे हैं कि घूमते घूमते जो ना बॉटम पर आ गया, ये आ गया बॉटम पे। जब ये बॉटम पर आ गया तो अब इसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर नहीं है, उसकी लेंथ कुछ और हो गई, इसकी लेंथ एल हो गई। तो जब वो बॉटम पर होता है तो बॉटम पर जब ये होगा इस तरह से, इसकी लेंथ इस वक्त एल हो चुकी है और ये सर्किल है जिस सर्किल में घूम रहा है, तो ये इस वक्त बॉटम पर है। बॉटम पे फॉर्मूला क्या रखता है? बॉटम पे जो एफ सी होता है बराबर होता है टेंशन माइनस वेट के, और इलास्टिक कॉर्ड के केस में टेंशन किसके बराबर होती है? के एक्स के बराबर होती है। तो एफ सी बराबर होगा के एक्स माइनस वेट के बराबर हो गया। अब एफ सी खुद किसके बराबर होता है? एफ सी खुद बराबर होता है एम आर, आर यहाँ पे कितना होगा? एल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस डब्ल्यू। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है? आपको मालूम करना है लेंथ एल। तो बोला कैलकुलेट द लेंथ एल, एल मालूम करना है। तो एल आपको मालूम करना है, ओमेगा आपके पास है, ओमेगा आपके पास कितना है? 8.7 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, वेट आपके पास है, वेट इसका 5 न्यूटन दिया हुआ शुरू में दिया हुआ था, ये वेट इसका 5 न्यूटन शुरू में दिया हुआ था, कहाँ गया? ये रहा, वेट ऑफ 5 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए जनाब एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? एल माइनस 0.13।
क्या ख्याल है, बात समझ में आई? लेकिन इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी इस कॉर्ड की? कॉर्ड की ओरिजिनल लेंथ 0.13 मीटर थी ना, इनकी 13 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ बढ़कर कितनी हो गई, एल हो गई। तो उसकी लेंथ अगर बढ़कर एल हो गई तो एक्सटेंशन इसमें कितनी आई, एक्सटेंशन इसमें आई एल माइनस 0.13। उसके बाद आपको चाहिए इसका मास। मास कैसे आएगा, मास आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन जी करके आ जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू है 5.0 न्यूटन और जी की वैल्यू होती है 9.8। ये मास भी आ गया। अब आखिरी चीज़ बची के, स्प्रिंग कांस्टेंट के चाहिए आपको। अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो बराबर होता है एफ अपॉन एक्स के, यानी कि फोर्स अपॉन एक्सटेंशन के। ये आपको मिलेगा शुरू वाली डायग्राम से। ये जो 14.8 सेंटीमीटर है इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 13। इसमें एक्सटेंशन कितनी की आई, इसमें एक्सटेंशन आई 14.8 माइनस 13, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आई है। और 1.8 सेंटीमीटर मतलब है 0.018 मीटर की एक्सटेंशन इसमें आई हुई है। एक्सटेंशन कब आई थी, जब आपने इस पर 5 न्यूटन का लोड लटकाया, यानी कि आपका लोड या फोर्स यहाँ पर 5.0 न्यूटन है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होगा एफ अपॉन एक्स के। तो एफ की वैल्यू 5.0 है और एक्स की वैल्यू 0.018 है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट आप इस वाली इन्फॉर्मेशन से निकाल लेंगे इसका। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकल आया, और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका कितना हो जाएगा 5.0 डिवाइड बाई 0.018। सारी वैल्यूज आ गई। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, एम एल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वेट। एम की जगह क्या आएगा, एम की जगह आएगा 5 डिवाइड बाई 9.8। एल आप मालूम करना चाहते हैं, ओमेगा की जगह आएगा 8.7 का स्क्वायर। के की वैल्यू मैंने आपको बताई 5.0 डिवाइड बाई 0.018। एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई एल माइनस 0.13 और वेट आपका है 5.0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बताएं एल का आंसर क्या आ रहा है। शाबाश, जल्दी से सॉल्व करें सब लोग। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं एल का आंसर क्या आ रहा है। हाँ भाई, कुछ आंसर निकला इसका? हाँ, क्या आंसर आ रहा है इसका? सेवनटीन पॉइंट टू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.172 मीटर आ जाएगा। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हो जाएगा 17.2 सेंटीमीटर।
तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 17.2 सेंट। ठीक है भाई, तो दैट्स इट। ये आपका छोटा सा टेस्ट था, आसान सा टेस्ट था। अब बताएंगे आप में से कितने लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही सॉल्व किया टेस्ट। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर सब लोगों का आ गया था, 17.2 सेंटीमीटर आ गया था सबका आंसर। हाँ भाई 17.2 आंसर आ गया था सब लोगों का। चलो आई होप क्या आ गया होगा आंसर। ठीक है, तो ये टेस्ट 1 भी आपका सॉल्व हो गया, और मैं आपके ग्रुप पे इसका सोल्यूशन भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपके पास इसका सोल्यूशन रहे आपके पास। ठीक है, अच्छा वर्कबुक 2 का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जब आपको वर्कबुक 2 मिल जाए तो फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और वर्कबुक टू में हमने डिजिटल कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ा है ना पूरा, तो डिजिटल कम्युनिकेशन वाली हम वर्कशीट कर लेते हैं। ये वर्कशीट नंबर 23 है। ठीक है, ये वर्कशीट नंबर 23 है, बल्कि नहीं इससे पहले वर्कशीट नंबर 22 है। ये डिजिटल कम्युनिकेशन की पहली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 22। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 22 जो है इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी जो बुक है वर्कबुक उसका पेज नंबर 18 पर है। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 18 पर है वर्कबुक के, और वर्कशीट नंबर 22 है। कल जो मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था ना, मैं जो वो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किस तरह डिजिटल सिग्नल वगैरह बनाते हैं, उससे रिलेटेड ये वर्कशीट है। ठीक है, इस वर्कशीट को सॉल्व करने से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे आपको। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय अ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल का क्या मतलब होता है? डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है एक ऐसा सिग्नल जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं बस, हाई वैल्यू और लो वैल्यू, बस यानी सिर्फ जीरो और कुछ वोल्टेज होता है, या आप ये कह लें कि इसमें सिर्फ हाई और लो वैल्यूज होती हैं, या डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, और उसमें इंटरमीडिएट वैल्यूज नहीं होती, यानी कि जीरो होगा और टू होगा, अब जीरो टू के बीच में कोई और वैल्यू नहीं होती। सो अ डिजिटल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ digital signal consists of high and lows only, इसमें सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, विद नो इंटरमीडिएट वैल्यूज, यानी कि इसमें जो है वो आपका जो है सिर्फ हाई और लो वैल्यूज होती हैं, बीच में कोई वैल्यू नहीं होती उसके। कह रहे हैं स्टेट 3 एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा व्हेन कंपेयर टू एनालॉग ट्रांसमिशन। कह रहे हैं कि इसमें जो है वो इसके 3 एडवांटेजेस बताएं आप। ठीक है, देखिए मैंने आपको मेन रीज़न तो बता दिया था कि हम डिजिटल कम्युनिकेशन करने का मेन रीज़न क्या है। डिजिटल जो है वो कम्युनिकेशन का मेन रीज़न ये होता है कि जो एक एनालॉग सिग्नल होता है, तो उसको आप रीजनरेट करते हैं तो वो इस तरह से रीजनरेट होता है विद नॉइस। लेकिन एक डिजिटल सिग्नल अगर इस तरह का होता है तो आखिर में आप बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से रीजनरेट कर सकते हैं उसको वापस। तो डिजिटल सिग्नल का पहला एडवांटेज क्या है कि सिग्नल कैन बी रीजनरेटेड परफेक्टली। सिग्नल कैन बी रीजनरेटेड परफेक्टली, यानी कि आप एक डिजिटल सिग्नल को जो है वो आराम से रीजनरेट कर सकते हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट रीजनरेट कर सकते हैं। पहला फ़ायदा। इसके अलावा और बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर इसका पहला फ़ायदा ये है कि जो डिजिटल सिग्नल का जो सर्किट होता है ना वो बहुत चीप होता है। क्यों चीप होता है? क्योंकि डिजिटल सिग्नल के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आईसीज चाहिए। सही, आईसी क्या होती है? आईसी 100-200 रुपये की आती है। ठीक है, उसमें जो आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करते हैं सारे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये इतने का मिलता है। अगर आप एनालॉग सिग्नल बनाएंगे तो आपको पूरा जो है सेटअप चाहिए होगा, उसमें बड़े बड़े सर्किट चाहिए होंगे, उसमें कंडक्टर चाहिए होंगे, उसमें कैपेसिटर्स चाहिए होंगे, उसमें जो इंडक्टर्स चाहिए होंगे। चीपर सर्किट होता है,
सिंपल 100 रुपये 200 रुपये की ऐसी लगाई और आपका डिजिटल सिग्नल तैयार हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं कि जब आप इस सिग्नल को रीजनरेट करते हैं तो आप इसका नॉइज़ जो है ना, इसको नॉइज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप जो जो भी नॉइज़ होगा उसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका नॉइज़ जो है कैन बी एलिमिनेटेड। इसमें जो शोर आ रहा है, जिसमें स्पाइक्स आ जाएंगी, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आराम के साथ। इसके अलावा डिजिटल सिग्नल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें आप ना एक्स्ट्रा डाटा भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बीच में आप एक्स्ट्रा डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये ज़्यादा डाटा कैरी कर सकता है, इसकी कैपेसिटी डाटा का जो ज़्यादा है। इसके अलावा इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये भी आप लोगों को मैं जो है इंशाअल्लाह इसके कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें जो है सब कुछ लिखा हुआ होगा। आ जाएँ आप पार्ट बी में। पार्ट बी में कह रहे थे ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिगर 11.1 रिप्रेजेंट्स द डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक। ये म्यूजिक ट्रांसफर हो रहा है। अब ये कह रहा है कि आप बताएंगे ब्लॉक वाई क्या चीज़ है और ब्लॉक एक्स क्या चीज़ है। इसको ज़रा समझ लें आप। देखिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, इसको छोड़िए क्या पूछ रहा है अलग बात है। ये जो सिंबल होती है ना, माइक की सिंबल होती है। यानी कि आतिफ असलम ने गाना गाया और माइक से निकल के एनालॉग सिग्नल बन गया। जो ट्रायंगल होती है ना, ट्रायंगल का मतलब होता है एम्पलीफायर। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एम्पलीफायर होता है। एडीसी आपको याद होगा, एडीसी क्या करता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करता है, ठीक है। तो आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है एडीसी। उसके बाद ये पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर में जाता है। अब पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर आपको याद है क्या होता था? वो आपके 4 बिट का नंबर होता था या 10 बिट का नंबर होता था, उसको एक एक करके भेजता था। उसके बाद ये सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है। ये क्या करता था? एक एक बिट को रिसीव करता था, उसका पूरा वर्ड बनाता था। उसके बाद आपके ख्याल में एक्स क्या होना चाहिए? जब आपने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर से कन्वर्ट करके भेज दिया, फिर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर से उसको रिसीव कर लिया, तो आप क्या करेंगे? उस डिजिटल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक्स क्या होना चाहिए आपका? एक्स आपका डीएसी होना चाहिए, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होना चाहिए। उसके बाद ये वाई फिर से क्या आ गया? वाई फिर से एक एम्पलीफायर आ गया, ठीक है। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल स्पीकर की होती है, ठीक है। तो आपके सवाल का ऑटोमेटिकली जवाब आ गया। ब्लॉक वाई का मतलब क्या है? ब्लॉक वाई का मतलब है एम्पलीफायर। और ब्लॉक एक्स का क्या मतलब है? ब्लॉक एक्स का मतलब है डीएसी। डीएसी का पूरा फॉर्म भी लिख दें आप। डीएसी का पूरा फॉर्म क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है भाई। चलो उसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर जो है वो, उसका काम क्या होता है? देखिए, एडीसी से जो आपके पास नंबर आएगा, आपके पास नंबर क्या आएगा? मतलब 0111 आया। अब ये चारों डिजिट्स जो चारों बिट्स हैं सब एक साथ आएंगी। तो पैरेलल टू सीरियल क्या करेगा? उसको एक एक करके भेजेगा। पहले 0 को भेजेगा, फिर 1 को भेजेगा, फिर 1 को भेजेगा, फिर 1 को भेजेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपका पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है, ये रिसीव करता है, रिसीव्स it receives a value at one time from ADC, then sends it sends it one bit at a time, one after another। यानी क्या करेगा? ये आपका एडीसी आपको पूरा नंबर देगा ना, जैसे 011 एक नंबर दिया, तो उस पूरे नंबर को रिसीव करेगा, उसको एक एक करके भेजेगा। मतलब वो इस तरह से भेजेगा 0 1 1 1, इस तरह से आएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो उसको एक एक करके भेजेगा। पहले 1 भेजेगा, फिर 1 भेजेगा, फिर 1 भेजेगा, फिर 0 भेजेगा, ठीक है जी। चलें अब और आगे आ जाए। उसके बाद ये कह रहा है द डिजिटल, इसका जो अगली वर्कशीट जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो हम कर चुके हैं।
द डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक डायग्राम, वही डायग्राम आ गई। अब आपको याद होगा ये क्या चीज़ है, माइक, ये जिसको माइक्रोफोन कहते हैं आप, ये आपका एम्पलीफायर हो गया, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो गया, ये पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर हो गया, फिर ये सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर हो गया, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हो गया, दोबारा एम्पलीफायर आ गया, उसको क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। पहले कह रहे हैं स्टेट द पर्पस ऑफ द पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, ठीक है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इट रिसीव्स, वही पिछला वाला आंसर दोबारा लिख रहा हूँ, इट रिसीव्स all bits of a value at a time from ATC and then sends it bit by bit at a time, यानी कि बिट बाय बिट पे इसको आगे भेजते हैं, ठीक है। क्या पार्ट ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम द माइक्रोफोन इज शोन इन फिगर 12.2, ये आपका एनालॉग सिग्नल है, और देखिए वाई एक्सिस पे मिली वोल्ट में वोल्टेज दिया हुआ है, एक्स एक्स पे मिली सेकंड में आपको टाइम दिया है। कह रहा था ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सैम्पल्स द एनालॉग सिग्नल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज, यानी कि आप 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से सैम्पलिंग कर रहे हैं। Each sample from the ADC is a 4-bit digital number where the smallest bit represents 1 millivolt, ठीक है। The first sample is taken at time 0. Use figure 12.2 to determine the 4-bit digital number produced by the ADC at times 0.4 millisecond and 0.8 millisecond। पहले आप देखें 0.4 मिलीसेकंड पे ये कितना वोल्टेज होगा, तो आपका 0.4 मिलीसेकंड पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो इतना होगा भाई। अभी देखिए कितना बन रहा है, ये बन रहा है 7, कितना बन रहा है भाई, 7 बन रहा है, माशाल्लाह सही, ठीक है। और 0.8 मिलीसेकंड पे वोल्टेज कितना बन रहा है, 0.8 पर आप जाएंगे तो ये बन रहा है, 0.8 पर जाएंगे तो ये बन रहा है, तो 6 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 6 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या होगा, 6 होगा। 0.4 पर आपका वोल्टेज क्या बन रहा है, 0.4 पर आपका वोल्टेज बन रहा है 7, और 0.8 पर कितना बन रहा है 6। इसने बोला है कि इसको आप 4 बिट नंबर में शो करें, 4 बिट नंबर में शो करें, तो 7 को आप 4 बिट में कैसे शो करेंगे, 7 को आप 4 बिट में शो करेंगे 0 1 1 1, चेक करें ज़रा, 0 1 1 1 7 ही बनता है ना, और 6 को आप 4 बिट में कैसे शो करेंगे 0 1 1 0, चेक कर लें ज़रा, 0 1 1 1 7 होता है और 0 1 1 0 जो है 6 होता है, ठीक है। तो 0.4 मिली सेकेंड पे वोल्टेज आपका 7 मिली वोल्ट आ रहा था, तो उसको आपने बाइनरी में कैसे शो किया, 0 1 1 1 करके शो किया, और 0.8 मिली सेकेंड पे आपका वोल्टेज 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था, लेकिन हम तो राउंड ऑफ करते हैं ना, तो 6 पॉइंट समथिंग को राउंड ऑफ करके 6 आएगा, और बाइनरी में क्या बनेगा 0 1 1 0 बन जाएगा, बन गया भाई। उसका ये कह रहा है द डिजिटल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एंड देन कन्वर्टेड टू एन एनालॉग फॉर्म बाय द DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। Using data from figure 12.2, draw on the axis of figure 12.3 the output level of the transmitted analog signal for time 0 to time 1.2 milliseconds, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप ज़रा फटाफट जो है ना इसका जो है आउटपुट बना दें, इसका ना अच्छा भी देखें, इसका आउटपुट हम दिखा देते हैं, लेकिन पहले आपको हर जगह पर वोल्टेज निकालना पड़ेगा। देखिए 0 पे आपका वोल्टेज कितना है, 0 है, 0.2 पे इसको मैं 0.2 पे वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज 0 है, 0.2 पे आपका वोल्टेज है 8, 0.2 पे 8 है, 0.4 पे हम निकाल चुके हैं 7 है, 0.6 पे कितना है वोल्टेज, 0.6 पे आपका वोल्टेज 15 है, ठीक है। 0.6 पे वोल्टेज आपका 15 हो गया, 0.8 पे हम निकाल चुके हैं 6, 1.0 पे कितना होगा वोल्टेज, 1.0 पे 5 पॉइंट समथिंग है, तो 5 होगा, 1.2 पे वोल्टेज कितना है, 1.2 पे वोल्टेज आपका है 8, ठीक है। तो आपका वोल्टेज बनेगा 0 8 7 15 6 5 एंड 8, ठीक है। अब इसको आपको जो है
यहाँ पर शो करना है। 0 पे आपका वोल्टेज जो है वो कितना है, 0। 0.2 पे आपका वोल्टेज कितना है, 0.2 पे आपका वोल्टेज जो है वो है 8। 8 कहाँ है भाई, ये रहा 8, ये रहा 8 और ये रहा 0.2। तो 0.2 पे आपका वोल्टेज कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 0.4 पे आपका वोल्टेज कितना आ रहा है, 7। 0.4 पे आप 7 बना दें, कहाँ चला गया, ये रहा 7। 0.4 पे आपका 7 आ गया, ये आ गया। उसके बाद 0.6 पे कितना आएगा आपका वोल्टेज, 0.6 पे आपका वोल्टेज जो आएगा वो आएगा जनाब 15 निकाला था हमने, तो 15 पे आ जाए इसमें। 15 यहाँ कहीं आ जाएगा, समवेयर ओवर हियर, ये आपका 15। 0.8 पे 6 निकाला था, ये रहा 6 पे, ये आ जाएगा आपका 6। और 1.0 पे 5 निकाला था आपने, 5 ये आ जाएगा आपका, 1 पे 5 आ गया, 5 आ गया। और 1.2 पे कितना आया था, 1.2 पे आपका 8 आया था, तो ये रहा भाई 8। 1.2 पे 8, ये रहा 8। तो हमने वोल्टेजेस जो है ड्रॉ कर लिए, हर पॉइंट पे कितना वोल्टेज होंगे आपके, ठीक है। अब आप इसके स्टेप्स बनाएं, ठीक है, उसके स्टेप्स बनाएं। देखिए 0 से पे आपका वोल्टेज 0 था, तो अगले टाइम तक वो 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 0.2 का आपका वोल्टेज कितना हो गया, 8, तो अगले स्टेप तक ये 8 ही रहेगा। फिर अगले स्टेप पे कितना वोल्टेज कितना हो गया, 7, तो ये 7 हो गया, अगले सेकंड तक ये 7 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये, उसके बाद अगले स्टेप पे 0.6 पे 15 हो गया, तो आप 15 पे चले जाएँ भाई, और अगले सेकंड तक ये 15 ही रहेगा। तो अगले सेकंड पर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया। उससे अगले स्टेप पर ये कितना रहेगा, फिर ये 7 ही रहेगा। उसका ये 6 हो गया, 6 ही रहेगा ये, अगले सेकंड तक ये 6 ही रहेगा ये। फिर अगले सेकंड पर ये चला जाएगा कहाँ पर, 8 पे, ये 8 पे चला जाएगा। ठीक है भाई, जिस तरह से अब ये इसका ग्राफ बना देंगे। Can I state and explain the effect of the transmitted analog waveform of increasing for the ADC and DAC both sampling frequency and number of bits? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये होता है कि आपके स्टेप की जो है ये विड्थ कम हो जाती है, और आपका जो है वो उससे बढ़ाने से क्या होता है, क्या कहते हैं नंबर ऑफ बिट बढ़ाने से क्या होता है, ये हाइट कम हो जाती है स्टेप, बताया था ना मैंने आपको। तो इंक्रीजिंग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, increasing sampling frequency decreases width of step, यानी जो चौड़ाई कम हो जाएगी स्टेप की। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से क्या होगा, increasing number of bits decreases height of steps, due to which signal produced is more exact। ठीक है भाई, तो
आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है, बाकी इसके एक दो क्वेश्चन और हैं, ये फिर चलो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलो सर।